कद 5 फुट 7 इंच, वज़न 200 पाउंड यानी 90 किलो के लगभग, जिसके साथ लड़ना हर एक पहलवान के लिए एजाज़ की बात थी। जो भी पहलवान उनसे लड़ता किताबों में अमर हो गया। उसकी ताकत और फुर्ती की वजह से रुस्तम ज़मा स्टैनिस्लास ज़बिस्को ने उन्हें टाइगर का खिताब दिया। ये बात 1910 की है, जब गामा पहलवान और स्टैनिस्लास ज़बिस्को वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए आमने सामने हुए। हिंदुस्तान में इंग्लिश रेसलिंग प्रमोटर आर.बी. बेंजामिन ने एक हिंदुस्तानी पहलवानों की टीम तश्कील दी, जिन्हें वो यूरोप ले जाकर उनके फ़न को परखना चाहते थे। इस टीम में चैम्पियन इंडिया गामा पहलवान, चैम्पियन लाहौर इमाम बख्श पहलवान, चैम्पियन पंजाब अहमद बख्श बखीवाला, चैम्पियन जलंधर गामू पहलवान शामिल थे। ये टीम अप्रैल के महीने में बज़रिया ट्रेन फ्रांस रवाना हुई। वहाँ जाकर इन्होंने वहाँ के मकामी पहलवानों को चैलेंज किया, तो पता चला वहाँ के तकरीबन सारे पहलवान इंग्लैंड चले गए हैं, जहाँ पर वर्ल्ड चैम्पियनशिप शुरू होने वाली थी। ये टीम कुछ दिन फ्रांस रहने के बाद वाइट सिटी लंदन पहुँच गई। वहाँ पर शेफर्ड बुश स्टेडियम में जॉन बुल बेल्ट की नुमाइश की गई और जापानी और इंग्लिश प्रोडक्ट्स की प्रमोशन भी की गई। वहाँ पर एक कमेटी की तश्कील दी गई, जिसमें उस दौर के रुस्तम ज़मा, स्टैनिस्लास ज़बिस्को, रुस्तम लंदन, हैक्सन स्मिथ, इटली के जॉन लीम और रुस्तम स्कॉटलैंड खंडरी शामिल थे। उन्होंने इस इवेंट में शामिल होने के लिए हर एक पहलवान के लिए हैवी वेट होना लाजमी करार दे दिया गया। इस तरह गामा पहलवान अंडर वेट होने की वजह से के लिए नाअहल करार दिए गए। गामा पहलवान ने अपने मैनेजर बेंजामिन को बुलाकर उन्हें अखबार में ये शाये करवाने के लिए कहा कि मैं गामा पहलवान तमाम पहलवानों को चैलेंज करता हूँ, जो भी पहलवान मेरे सामने 5 मिनट तक टिक गया उसको 5 पाउंड का इनाम दूंगा। इस तरह जब ये अखबार एक बिजनेसमैन के सामने से गुजरा, तो वो गामा पहलवान के पास आया और एक पेशकश की कि अगर आप अपनी कुश्तियाँ मेरे थिएटर में लड़ें तो मैं 2.5 पाउंड इनाम हफ्ते का दूंगा और साथ में कुश्ती लड़ने के लिए आपको एक बना बनाया ग्राउंड भी दूंगा। गामा पहलवान ने उनसे पूछा कि आपको मेरी कुश्तियों से क्या फ़ायदा होगा, तो उसने बताया कि मैं मुफ्तखोरी का कायल नहीं हूँ, आपकी कुश्तियाँ देखने के लिए जो लोग आएंगे मैं उनसे टिकट वसूल करूँगा। इस तरह एक पोलैंड का हैवी वेट चैम्पियन, जो कि गामा पहलवान से 54 पाउंड ज़्यादा वज़न में था, वो गामा पहलवान के सामने आया। वो 2 मिनट में चित हो गया। जापान के 30 पहलवान जब गामा पहलवान के आमने सामने हुए, 1 घंटे में उन तमाम पहलवानों को चित कर दिया। याद रहे कि हर 15 पहलवानों को चित करने के बाद 10 मिनट का वक्फा दिया गया। इस तरह जुलाई तक गामा पहलवान के सामने कोई भी पहलवान आने को तैयार नहीं था। लोगों में कयास आराइयाँ शुरू होने लगी कि एक पहलवान जो तमाम पहलवानों को चित कर चुका है, उसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हिस्सा क्यों नहीं लेने दिया जा रहा। तब कमेटी ने गामा पहलवान को टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए बुलाया। इस तरह गामा पहलवान का पहला मुकाबला अमेरिका के डॉक्टर बेंजामिन रोलर से हुआ। इस तरह गामा पहलवान की पहली फ़ाइट 8 अगस्त 1910 यानी 8 अगस्त 1910 को पहली कुश्ती बेंजामिन रोलर से हुई। ये कुश्ती कैच एज कैच कैन के तर्ज की थी, जिसमें बेस्ट ऑफ 3 फॉल करने थे, यानी इस कुश्ती के 3 राउंड थे और हर राउंड के ख़त्म होने पर 10 मिनट का वक्फा दिया जाता। इस तरह गामा पहलवान ने उन्हें अपने पसंदीदा दाव पट खींचकर ग्राउंड से बाहर गिरा दिया और तेज़ी से उसके ऊपर झपटे। इस तरह वो 1 मिनट और 40 सेकंड में चित हो गया। इस दौरान उसकी 2 पसलियाँ भी टूट गई। 10 मिनट में दूसरा राउंड शुरू हुआ तो वो मोहतात होकर लड़ने लगा और गामा पहलवान ने टंगी का दाव लगाकर उसे 9 मिनट बाद चित कर दिया। इस तरह तमाशाइयों में स्टैनिस्लास ज़बिस्को भी ये मैच देख रहे थे। वो ग्राउंड में आए और उन्होंने गामा पहलवान को मुबारकबाद दी और ये तय हुआ 10 सितंबर 1910 यानी 10 सितंबर 1910 को स्टैनिस्लास ज़बिस्को बामुकाबला गामा पहलवान होगा। यहाँ पर आप स्टैनिस्लास ज़बिस्को का थोड़ा सा तारुफ करा दें। स्टैनिस्लास ज़बिस्को ने यूनिवर्सिटी से एक लॉ और फ़िलासफ़ी की डिग्री भी हासिल की हुई थी। वो 7 ज़बानों का माहिर था। उसका कद 5 फुट 8 इंच, उसका वज़न 240 पाउंड, बाइसेप का साइज़ 20 इंच, की छाती 58 इंच, कमर 40 इंच और उसकी थाई का साइज़ 28 इंच यानी 28 इंच था। 10 सितंबर 1910 यानी 10 सितंबर 1910 को गामा पहलवान और ज़बिस्को पहलवान का मुकाबला शुरू हुआ। इस दिन सारे पहलवान और लोग बुश स्टेडियम में जमा हुए। ये मैच 3 बजे शुरू हुआ
दोनों पहलवानों की हाथ जोड़ी हुई। कुछ ही देर में गामा पहलवान ने एक दाव लगाकर उसे नीचे गिरा लिया। इस तरह वो 30 मिनट तक डिफेंस पोजीशन में बैठा रहा। गामा पहलवान ने थोड़ी सी गिरफ्त ढीली की तो वो इसी इंतज़ार में बैठा था। उसने एक यूनानी दाव लगाकर गामा पहलवान को नीचे रख लिया। अब ज़बिस्को पहलवान ऊपर और गामा पहलवान नीचे थे। 3 मिनट बाद गामा पहलवान उनकी गिरफ्त से निकले। फिर गामा पहलवान ने उनके पाठ खींचकर दोबारा उन्हें नीचे रख लिया। दोबारा वो डिफेंसिव पोजीशन में बैठ गया। गामा पहलवान ने दोबारा अपनी गिरफ्त ढीली की तो दोबारा वो खड़ा होकर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए उसने, और गामा पहलवान को दोबारा अपने नीचे रख लिया। इस तरह गामा पहलवान 3 मिनट बाद दोबारा उसकी गिरफ्त से निकले। इसके बाद गामा पहलवान ने दोबारा उसको ज़मीन पर नीचे रखा और अब वो डिफेंस पोजीशन में बैठा रहा। काफ़ी देर बैठने के बाद लोगों ने नारे लगाना शुरू कर दिया कि गेट अप ज़बिस्को। गामा पहलवान ने अपनी गिरफ्त छोड़कर उसे खड़े होकर लड़ने को कहा, लेकिन वो उठने को राज़ी न था। जब रेफरी के कहने पर वो उठा, गामा पहलवान उसके करीब जाते तो वो दूर भागता, जिसका जिक्र उसने बाद में अपने एक इंटरव्यू में किया कि जितना मैं गामा पहलवान से दूर भागता उतना महफूज रहता, करीब होने पर वो मुझ पर हावी हो जाता। इस तरह वो दोबारा रिंग में आकर बैठ गया। फिर गामा पहलवान ने देसी दाव लगाया, अपना घोड़ा उसकी गर्दन पर रख कर उसे ज़ोर दिया और 15 मिनट तक वो गामा पहलवान के घोड़े के नीचे रहकर बर्दाश्त करता रहा। आखिरकार वक्त बहुत गुजर चुका था। उसने रेफरी को बुलाकर ने कहा कि जनाब मैं थक चुका हूँ, मैं ये मैच अगले हफ्ते लड़ूंगा। कमेटी ने फैसला किया कि यह मैच 17 सितंबर 1910 यानी 17 सितंबर 1910 को दोबारा इस स्टेडियम में शुरू किया जाएगा। इस तरह दूसरे दिन इस कुश्ती का दौरानिया 2 घंटे 34 मिनट अखबारों में लिखा गया। 17 सितंबर 1910 को दोबारा मैच शुरू हुआ। गामा पहलवान ग्राउंड में पहुंच गए और सलामी दी। इस तरह दोनों पहलवानों को रिंग में आने की दावत दी गई। गामा पहलवान अपने जूते उतार कर रिंग में पहुंच गए। ज़बिस्को को बार बार बुलाया जा रहा था पर उनका कोई जवाब नहीं मसूल हो रहा था। जब लोगों से पता चला कि वो मुल्क छोड़कर पोलैंड वापस चले गए हैं तो कमेटी नाराज़ हो गई और उन्होंने ज़बिस्को पहलवान को इंग्लैंड में कुश्ती लड़ने पर पाबंदी लगा दी। गामा पहलवान की परफॉर्मेंस को देखकर उन्होंने जॉन बुल बेल्ट गामा पहलवान को दी और 250 पाउंड का इनाम दिया और उन्हें मुबारकबाद पेश की और खुशी का इजहार किया कि हमें खुशी है कि बेल्ट अभी भी इंग्लैंड के पास ही है, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान इंग्लैंड के कब्ज़े में ही था। कुछ दिन बाद गामा पहलवान के और ज़बिस्को पहलवान का इंटरव्यू हुआ। इस कुश्ती के कुछ महीने बाद ज़बिस्को पहलवान का एक जवाब मसूल हुआ। उसमें उन्होंने बताया, अपोलो, लेम और क्लेन के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मैं अब अच्छी हालत में हूँ। मैंने जब गामा पहलवान को रोलर पर फाते होते देखा तो मैंने प्लान बना लिया था कि अब एहतियात से लड़ूंगा, और जिस तरह मैंने तवक्को की थी उसी तरह मैंने गामा पहलवान को एक अच्छा पहलवान पाया। मैं कुछ ही महीने बाद गामा पहलवान से दोबारा कुश्ती लड़ूंगा। और इसी तरह हेल्थ एंड स्ट्रेंथ मैगज़ीन का सहाफ़ी ओक होटल सुरबीटन में गामा पहलवान के पास पहुंचा। उसके साथ एक ट्रांसलेटर भी मौजूद था। उन्होंने बताया कि गामा पहलवान ने पगड़ी पहनी हुई थी और वो अपनी शान और शौकत से बैठे हुए थे और खूबसूरत लग रहे थे। गामा पहलवान ने बताया कि उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह से जीतेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन था अगर ज़बिस्को 17 सितंबर 1910 को लड़ने आता तो मैं उसे यकीनन हरा देता, और वो ये बात जानता था, इसलिए वो लंदन छोड़कर भाग गए। उन्होंने बताया कि मेरे इंग्लिश ना बोलने की वजह से मैच में काफ़ी परेशानी हुई। रेफरी बार बार मुझसे कुछ कहता, मैं यही ख्वाहिश करता कि काश मेरे साथ कोई ट्रांसलेटर वहाँ पर मौजूद होता। एक बार जब मैंने ज़बिस्को पहलवान का पैर पकड़कर दाव लगाना चाहा, वो इंग्लिश में कुछ बोलने लगा। मुझे यही लगा कि ये अलाउ नहीं होगा तो मैंने वो छोड़ दिया। ज़बिस्को पूरी कुश्ती में बोलता रहा और गामा पहलवान ने मज़ीद ये कहा कि मैं ज़बिस्को से दोबारा लड़ने को तैयार हूँ, किसी भी जगह बगैर पैसों के, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और मैं आप लोगों को अपनी बर्तरी उस पर दिखाऊंगा। इस तरह गामा पहलवान 15 दिन तक मज़ीद लंदन में रहे और चैलेंज किया कि कोई भी पहलवान अगर लड़ना चाहे तो लड़ ले, क्योंकि कुछ दिनों बाद वो हिंदुस्तान वापस चले जाएंगे। इस तरह कोई भी उनके मुकाबले में ना आया और वो दोबारा हिंदुस्तान वापस आ गए। Stars never die, they fade out. ओ मेरा सोना देश किसाना दा, शाहजोरा दा, पलवाना दा। मेरा सोना देश किसाना दा, शाहजोरा दा, पलवाना दा। जग सारा लो आमन दा जे